जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के भी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनको करना। रीजन सिंपल है, क्योंकि आप सिंपली करके जाते हैं और इस बार आपके पेपर में कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तब क्या करोगे। हालांकि ज्यादा लेवल नहीं है आप लोगों के कॉम्पिटेंसी का, नॉर्मल है। अगर आप लोगों ने चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू किया है, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो ये सभी के सभी चीजें जो आपके पास आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना होता, मेन कॉन्सेप्ट का काम होता है, वन वर्ड आंसर, वन लाइन आंसर, ऐसा कुछ ज्यादा मैक्सिमम टाइम होता है। सॉरी, ऐसा नहीं होता कि पूरा पैरा पैरा आपके पास लिखना होता है, कुछ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री का जनरली यही होता है। बट हाँ, ग्रेड 11th आएंगे, 12th में आएंगे, तो वहां पे आपके पास बहुत सारी चीजों के जो डेरिवेशन है वो आ जाते हैं, तो वो थोड़े से लंबे चले जाते हैं। बट दैट्स फाइन, वो हम कर लेंगे, बात की बात है। फिलहाल हम अभी 10th को अच्छे से कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है रवि वॉज आस्क्ड to identify the cation present in the salt solution। उसके बाद हमसे क्या आता है, he added one of the reagent given below and got a reddish brown precipitate। the reagent that he used is, सिर्फ reagent पूछा है और आपसे ज्यादा कुछ का नाम नहीं पूछा है। तो अगर आप लोगों को याद है, ये क्वेश्चन आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री से है। एक ही वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री से, और अगर आपने सिर्फ वही वीडियो कर लिया, आपका सारा काम हो जाएगा और ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा, उसमें हम सिर्फ दो रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन कराते थे। एक होता था सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक होता था आपके पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक होता था सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक होता था एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से दोनों में से कौन सा प्रेजेंट दिया होगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर आपके पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। वही आपके पास कलर चेंज, पीपीटी, कैटायंस प्रेजेंट, एनायंस प्रेजेंट के बारे में बताते थे। याद आया है ना, हो गया क्वेश्चन। आइए दूसरे की बात करते हैं। इसमें कहते हैं विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म अ कलरलेस ऑडरलेस गैस एंड विच बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। तो याद है आपको, हाइड्रोजन गैस को आप बलून में आपके पास कलेक्ट कर लीजिए, उसको बर्न कीजिए तो पॉप करके साउंड में बेसिकली बर्न होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना कि हमसे कहता है कि HCl के साथ इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं देता है, कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्ट नहीं करता है। तो ध्यान समझिएगा, तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा तो यहां पे कहीं पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे आपके पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह की चीजें जो आपके पास देखने को मिलता है। मैंने हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया, क्योंकि HCl में आपके पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है हमें। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा, जो इससे ऊपर होंगे, जो ज्यादा ताकतवर होंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे देन हाइड्रोजन से। इनमें से कोई सा भी आपके पास हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करके, ऐसे करके देखिए, HCl ले लिया। अगर आपने यहां पे कॉपर लिया तो यहां पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। वहीं अगर आपने HCl में क्या ऐड कर दिया, कॉपर को छोड़कर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो सभी के सभी यहाँ पे होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर आपके पास यहाँ पे बीच में कार्बन लिखते थे ताकि सेपरेट कर दे इनको। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाते थे वो वाले आयरन, जिंक वाले, टीन वाले, लेड वाले, ये सभी यहाँ पे आपके पास फॉल करते थे। याद आया ना। तो अब इनमें से हाइड्रोजन से ऊपर तो बाकी सभी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी के सभी रिएक्टिव है। तो ये सभी, मान लो जिंक के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो ये बना देता था जिंक क्लोराइड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है विच इज कलरलेस एंड इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन होगा। बैलेंस नहीं करा, बैलेंस कर लीजिएगा। इस टाइप से रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए। तो आपको बता दिया कि ये जो कॉपर है वो आपके पास रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज लेस रिएक्टिव देन अदर 3 एलिमेंट्स। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है आपके पास, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है प्रतीक एडेड वार्म वाटर टू मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम, देखो कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले नहीं पता होते। जैसे अभी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है कि भाई क्या फॉर्मूले आएंगे, लेकिन मैं क्रॉस करके बना लूंगा तुरंत, क्योंकि मैग्नीशियम में +2 होता है, नाइट्रेट में, अच्छा नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड का मतलब होता है N3-। तो ये चीज आपको याद रखनी। मेन तो आपके पास चार्ज है ये वाले, तो आप मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएंगे तो Mg2 और N3 बना, सॉरी इसका 3 इस पे चला जाएगा तो Mg3 और N2 बना लेगा। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Mg3 और नाइट्रोजन का 2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमसे कहा जाता है कलरलेस, आगे हमसे कुछ कहा जाता है and colorless gas evolved which when tested with phenolphthalein
टर्न्स इट्स पिंक द गैस इवॉल्व्ड इज। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा होगा और एसिड बेस वाली चीजें का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप हवा में कर देंगे। आपको पता है कि फिनोल्फथैलीन में डाला है तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट कर चुका है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि फिनोल्फथैलीन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ और रिएक्शन कराते हैं हम बेस के साथ, तो एसिड के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो नो चेंज इन कलर दिखाता है, नो चेंज इन कलर, कोई भी कलर में आपके पास जो चेंज है वो देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बेस के साथ कराते हैं तो उसमें आपके पास टर्न्स पिंक हो जाता है। इसका मतलब 100% है कि इसका रिएक्शन जब भी वाटर में ऐड करा है इसको हमने, जो भी मिला है हमें, तो एक गैस इवॉल्व हुआ है। वो जो गैस है वो 100% बेसिक इन नेचर होगा, बेस होगा वो, तभी वो फिनोल्फथैलीन को क्या कर पाया है, टर्न्स पिंक कर पाया है। तो कौन सा होगा, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऑप्शन में से देखकर पता कर सकते हैं। वैसे अमोनिया निकलता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हैं इसको, अगर हम वाटर में डाला तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक गैस। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दे आर एसिडिक इन नेचर। अमोनिया आपके पास बेसिक होते हैं तो NH3 होता है, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन हाइड्राइड कहते हैं इसको। तो आपके पास ये जो बेस होता है, यही आपके पास आंसर हो जाने वाला है। वही नाइट्रोजन आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल रहता है, और वही HCl तो आपके पास एसिडिक रहता है, आपको बता ही दिया। तो बेस इनमें से सिर्फ और सिर्फ यही है। आई बात समझ में, वही फिनोल्फथैलीन को पिंक कर सकता है, और NH वहां पे नाइट्रोजन भी था तो अमोनिया निकलने के चांस भी वही। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स अबाउट इथेन इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है वो आपको बताना है, एक एक करके देखते हैं। कहता है इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका इथेन का फॉर्मूला पता है ना सबको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से आपके पास कनेक्टेड रहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते थे, याद आया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते थे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यस, इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरे में आते हैं इट अंडरगोज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता था, इसको अगर आपने मान लो क्लोरीनेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu, तो ये जो चीज है वो ऐसा बना लेता था, CH3 CH2 Cl। इसी को हम कहते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हाइड्रोजन को हटाता था, उसकी जगह एक क्लोरीन बिठा देता था, HCl बाहर चला जाता था। तो मेन चीज आपके पास ये वाला कंसेप्ट है। तो ये आपके पास अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। दूसरी चीज, इट इज ए गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब अल्केन्स वाली फैमिली, वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जितने भी होते हैं वो आपके पास जनरली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ, ये भी बात सही है कि ये जो ना ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं आपके पास, गैस के फॉर्म में होते हैं। अब तो भैया लास्ट बच गई, तो सभी ट्रू हो गए, तो मतलब लास्ट वाला ही फॉल्स होगा। तो क्या था, इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो आपको हर एक ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन भी मिल गए। आई बात समझ में, ठीक है। चले आगे भाई, चलो चलो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। इसमें कहते हैं थर्माइट मिक्सर इज यूज्ड टू वेल्ड। थर्माइट रिएक्शन याद कीजिए, उसमें क्या करते थे हम, फेरिक ऑक्साइड लेते थे Fe2O3, उसमें हम एल्युमिनियम को डाल देते थे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था आपके पास, एल्युमिनियम ऑक्साइड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड में, और साथ में आपके पास मोल्टन आयरन मिल जाता था। याद आया, इसके जगह पे हम मैग्नीज ऑक्साइड भी कई बार यूज कर लेते थे, है ना, याद आया, है ना। चलिए तो बात आता है, अब ये वाला रिएक्शन होता था, इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते थे, और साथ ही ये जो मोल्टन आयरन होता था उसे हम यूज करते थे वेल्डिंग करने के लिए। जो क्रैक हुए रहते थे जनरली, रेलवे जो पटरी होते हैं उसको क्रैक करने के लिए, या फिर दो आयरन के बीच में टुकड़े हो जाते तो उनको ज्वाइंट करने के लिए, इस तरह से हम यूज करते थे ये मोल्टन आयरन का। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा वो देखते हैं। कहता है दिस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, वो तो हमने आपको बता ही दिया। कहता है विच व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस मोल्टन आयरन, वो भी हमने आपको बता दिया। कहता है इन दिस रिएक्शन द एल्युमिनियम पाउडर एक्ट्स एज ए या फिर एन डैश एजेंट। तो ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम है वो कौन से एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो एल्युमिनियम होता है वो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है।
और सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप एक एमसीक्यू कर रहे हैं तो आप एक एमसीक्यू ना करें, आप सभी के उससे रिलेटेड और भी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी साथ में कर ले, तभी आप एक अच्छा स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, तभी आप टॉपर की ओर बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है वो आपको समझना है। वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो आपके सामने हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हुआ या नहीं हुआ। ये आया यहां पे बैठ गया, इसको टक करके भगा दिया, आई बात समझ में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, उसमें ये जो एल्युमिनियम है उसने किसको डिस्प्लेस किया है वो आपको देख लेना है। यहां से हटाया किसको, आयरन को, आई बात समझ। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बन गया वो आपको देखना है ना। रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्यों, क्योंकि यहां से यहां पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एल्युमिनियम को एक्सेप्ट किया है, एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम का आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एल्युमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्युमिनियम क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे ना चार टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और इनको हमने आपको अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है, इसको हमने अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। ध्यान समझ लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन खुद ले ले और दूसरों को रिड्यूस कर दे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इससे ऑक्सीजन को ले लिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, इसीलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन एल्युमिनियम का यहां से यहां पे जाने में ऑक्सीडेशन हुआ है, आई बात समझ में। तो ये कहानी होती है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो ये काम करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डाइल्यूट, मतलब एसिड है लेकिन डाइल्यूटेड वाटर के, डाइल्यूटेड एसिड है और साथ में वाटर है। द रिएक्शन अकरिंग एट द एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन, आपको पहले बता रखा है एनोड पे चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन है बस वो देख लो, और कुछ भी देखने या फिगर वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। तो इनमें से ऑक्सीडेशन पता करने के लिए कैसे करेंगे भाई, देखो फटाफट देखो, H2SO4 H+ नहीं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि एक मेटल का एग्जांपल ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। मान लो मेटल लिया मैंने और +2 वाला ले लेता हूं, मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम +2 में, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ है किस में, मैग्नीशियम +2 में, तो ये आपके पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो इसको बैलेंस करने पड़ेंगे, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो ये प्लस का 2 और ये प्लस नहीं करा ना, प्लस तो क्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस का होता है, तो +2 और -2, इधर भी 0 और इधर भी चार्ज आपके पास 0, बैलेंस करके रखना होता है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे, मैग्नीशियम -2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू मैग्नीशियम +2 में। ऐसा क्यों बरा, ये और ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि ये -2 है और यहाँ माइनस पहले से था, +2 और यहाँ पे भी +2, दोनों तरफ चार्ज सेम है। तो ये दोनों ही आपके पास ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स है। जब हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर करवा रहा था उस टाइम पे हमने ये चीज बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए। अब इनमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो 4th वाला है दिख रहा है, मैंने तो देख लिया, आप नोटिस कीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये वाला आपके पास देखो, ये वाला, ये जो चीज है आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आपके पास लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आपके पास क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। आई बात समझ में। और ये वाले रिएक्शन भी हमने आपको करके दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम डिट्टो रिएक्शन करके दिखाया। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे सभी टॉपिक्स को लेकर बैठ जाना तो बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 10-10 से 15-15 मिनट चले जाएंगे, तो फिर क्या फायदा इससे। ये तो फिर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, ये तो आप चैप्टर करने लग गए। तो पहले आप चैप्टर कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कुछ चीजें गिवन है और हमसे कहता है विद द रेफरेंस टू द पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन अबव आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो एटम्स के जो साइज होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें थे, और सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्रेंसियम का, जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे। तो यहाँ से ये जो बी वाला आएगा, तो बी वाला कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसी का जो आपके पास साइज है वो सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ता है, वहीं इधर क्या होता है आपके पास, साइज जो आपके पास
वो डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये सबसे बड़ा होगा, इधर वाला सबसे मतलब सबसे नहीं, मतलब इससे तो 100% छोटा ही होगा आपके पास। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बस कुछ देखना ही है बस और आपका काम हो जाएगा। कहते द पिक्चर गिवन बिलो शोज एन apparatus दैट अ टीचर यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस। देखो अगर कहीं पे आयोनिक नाम आ गया तो उसका मतलब तुरंत दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये हमेशा ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। दिमाग से, इनकी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। एक प्लस के होते हैं, एक माइनस के होते हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव वाले जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस बनता है आयोनिक वाले वो आपके पास पोलर बन जाते हैं। पोलर वाले पोलर में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। पोलर वाले वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है क्योंकि वाटर भी पोलर होते हैं। ये तुरंत दिमाग में इतनी सारी चीजें बैठ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, कहते द टीचर हीट्स ए सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड इन अ क्रिस्टल व्हिच कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर पार्ट ऑफ सर्किट शॉन द बल्ब डज नॉट लाइट अप। लो भाई इतना कुछ किया टीचर ने, उसके बाद भी बल्ब नहीं जला। कहता है व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्यों नहीं जला वो आपको यहां पे बताना है, ठीक है ना। तो यहां पे कहता है द सर्किट इज कंप्लीट। अगर सर्किट कंप्लीट है तो फिर जल ही जाना चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आना चाहिए था इनकम्प्लीट, मतलब ऑप्शन में लिखेगा ना इनकम्प्लीट, तब जाकर ये वाला इसीलिए नहीं जल रहा, तो ऐसा होना चाहिए। बट कंप्लीट दे रखा है तो वैसे भी अगर कंप्लीट है तो जल ही जाना चाहिए था भाई, ध्यान समझिएगा। द सर्किट इज कंप्लीट, अगर सर्किट कंप्लीट है तो जल जाना चाहिए, आई बात समझ। लेकिन सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा फिर, है ना, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं लगा सकते, इनकम्प्लीट होना चाहिए। कहता है मोल्टन लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो लेड ब्रोमाइड क्या होता है, PbBr2। अगर आप इसके एक्वस के फॉर्म में जाएंगे तो इसको तोड़ देंगे तो ये लेड +2 और 2 ऑफ Br- में आपके पास कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ये जो लेड के जो आयंस हैं प्लस वाले और माइनस वाले वो तो फ्री हो जाते हैं एक्वस के फॉर्म में, और फ्री हो जाते हैं तो आपके पास 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट जो है कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगा भाई मोल्टन में, तो ये भी सही है। अब कहता है द सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट बाय द टीचर। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अभी हम इसको एनालाइज करेंगे आफ्टर रीडिंग द फोर्थ वन। द डीसी पावर सप्लाई वाज सेट अप करेक्टली। तो आप एक बार डीसी वाले पावर को चेक कर लीजिए, प्लस वाले को प्लस वाले से कनेक्ट किया है, माइनस वाले को माइनस वाले से कनेक्ट किया है, और ऑन ऑफ तो खैर वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑन तो खैर हो गई हो, है ना, ऑन है। मेरे हिसाब से देखने से पता ही नहीं चल रहा कि कहां पे स्विच है, कैसा है, ऑन है या ऑफ है, बट ठीक है। अगर ये वाला करेक्टली डीसी सप्लाई पावर सब कुछ करेक्टली सेटअप है, इसका मतलब ये है कि द सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप। और अगर ये नहीं है तो एक बार ये चीज ना इनको जरूर मेंशन करनी चाहिए थी यहाँ पे कि भाई ये जो सर्किट है ऑन है या फिर नहीं है, क्योंकि ऑन खैर ऑन नहीं भी होगा तो करेक्ट तो सेटअप है। देखो सेटअप तो कर रखा है, प्लस को प्लस से माइनस को ऑन करना रह गया वो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान समझिएगा। कहते द डीसी ये वाला द सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट बाय टीचर। ये जो लेड ब्रोमाइड होता है ना एक्वस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, वाइल आप कह सकते हैं कि ये ना जनरली सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर ये सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में है तो ये क्या होगा आपके पास, सॉलिड है। सॉलिड के फॉर्म में तो वैसे भी आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है, तो क्या करते, तो उसको पहले मोल्टन फॉर्म में लाना पड़ेगा। मोल्टन फॉर्म में लाने के लिए हीट करना पड़ेगा। तो टीचर ने हो सकता है कि अच्छे से हीट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो मोल्टन फॉर्म में एक्वस फॉर्म में नहीं आया होगा और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। आई बात समझ में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है एलिमेंट्स y इन ग्रुप 2a। इन ग्रुप 2a का मतलब समझ रहे हैं, ये ग्रुप 2 की बात कर रहा है, जिसमें क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। याद आया। तो ये सभी एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, जिसे हम 2a के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनकी सभी की जो वैलेंसी होती है वो आपके पास 2 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आपके पास 2 होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो भी आपके पास +2 होते हैं। याद आया, ठीक है। अब इसमें से हमसे कहा जाता है कि
Y रिएक्ट्स विथ एलिमेंट Q टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, तो किसी Q के साथ रिएक्ट करता है लेकिन उसके पहले आयनिक कंपाउंड बनाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फिर गेन करेगा क्योंकि मेटल है। विच इक्वेशन शोज द प्रोसेस टेक प्लेस व्हेन Y फॉर्म्स एन आयन, तो Y जो है वो कैसे आयंस को फॉर्म कर रहा होगा वो आपको बताना है। तो Y मतलब इनमें से कोई एक है और इनमें से कोई एक है मतलब वो +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप चाहे तो रिएक्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर किसी में 1 वगैरह है तो, सब में 2 दे रखा है जानबूझकर इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ठीक है हमारे पास दिमाग है भाई, हम इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। आओ समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैग्नीशियम अभी भी लिया था हमने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी यही चीज समझाया था कि मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो रहा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लूज कर रहा होगा तब आपके पास मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। +2 इधर लिया और कुछ नहीं, ये 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं इसको। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए Y से, तो ये वाला कहीं पे लिखा है तो सही हो जाएगा, नहीं तो अगर ये वाला कहीं पे लिखा है तो भी सही हो जाएगा भाई। लो इन दोनों में से जो भी लिखा है वो सही हो जाएगा आपके पास। आई बात समझ में? ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही है आपके पास, और तो खैर इसमें कुछ खास चीजें आपके पास मुझे दिख नहीं रहा। पहला कहीं दिख रहा है क्या? ये वाला नहीं हो गया, ये वाला इधर जाएगा माइनस का, माइनस वाले तो वैसे हटा दो तो या तो ये होगा या तो ये वाला इधर प्लस का कर दिया, गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये वाला देखो ये वाला सही हो गया। आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से चीज है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा जाता है हमसे, कहता है कि द डायग्राम बिलो शोज ए सर्किट यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज एक्वस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। फॉर्मूला याद है किसी को? एक्वस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड ये इसका फॉर्मूला है, +1 +1 +2, ये 2 लगेंगे तब जाकर। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वैसे तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है ये वाला पार्ट प्लस में टूटेगा, ये पूरा माइनस में टूटेंगे, ये आपके पास डिजोल्व नहीं होते जब हम वाटर में डालते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है, 12th क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, अभी नहीं। आइए अब इसमें देखते हैं हमसे क्या कहा जाता है। विच एरो इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ सिल्वर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हमसे बस ये पूछा है कि कौन से जो एरो है वो दिखा रहा है कि मूवमेंट ऑफ सिल्वर आयन, कि सिल्वर आयन मूव कर रहा है, और दूसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट, और बाहर वाले सर्किट्स में कहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो आपके पास दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये जो प्लस वाला जो दिखा रखा है नहीं वाला रॉड, वो क्या हो गया आपके पास एनोड, और एनोड का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड का मतलब क्या हो गया आपके पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा आपके पास, वहां पे क्या होगा आपके पास? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, तो नंबर 1 जो है वो 100% इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये और ये तो आप उड़ा ही दीजिए, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। अब आइए दूसरे वाले पे कि मूवमेंट ऑफ सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर आयन कहां से कहां पे जाएगा, तो सिल्वर आयन ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यहाँ पे ये यूज किया है वो Ag+1 होता है ना, तो प्लस वाला किधर की ओर जाएगा? कैथोड की ओर, माइनस की तरफ, तो यहां से इधर जा रहा होगा, तो ये वाला एरो देखिए 4th वाला इसके पास जा रहा है, तो ये वाला 4th 1, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस सिंपल सा ऐसे कंसेप्ट लगाने आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं, 11th की। इसमें कहते हैं द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, मतलब वो एटम की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास? 14 आप लोगों को मालूम है ना, जब ये आपके पास अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं तो 28 हो जाते हैं। एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, और हमें पता है हाइड्रोजन के एटॉमिक के फॉर्म में 1 होते हैं, वहीं पे आपके पास ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आपके पास कितना हो जाता है? इसके पास 2 हो जाता है। कहता है दिस मींस दैट डैश ऑफ नाइट्रोजन हैज द सेम मास एज, तो पहले में से कोई चूज करना है, दूसरे में से यहाँ पे चूज करना है, तो जो फिट बैठेगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, पहले देखिए n एटम, तो यहाँ पे n एटम का मतलब सिंपल n की बात कर रहा है, एंड 28 मॉलिक्यूल्स मतलब 28 टाइम्स H2 की बात कर रहा है। हाइड्रोजन मतलब H2 के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो इसका मास 14 होता है और इसका मास कितना होता है? 28, और एक H2 का मास 2, तो हो गया 56। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन गलत। n एटम मतलब 7, n हो गया तो मास हो गया आपके पास 7। 7 मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल का 2 हो गया, 7 दूनी 14, तो ये वाला भी गलत। ए मॉलिक्यूल मतलब N2, मतलब इसका मास हो गया 28। 14 एटम्स, 14 एटम का क्या मतलब हो गया आपके? ये 7 मॉलिक्यूल्स था ना, n एटम एंड 7 मॉलिक्यूल्स,
7, अरे ये तो सही तो था, ये मैंने गलत क्यों कर दिया, 28 क्यों कर दिया मैंने, सॉरी। देखिए n एटम का मतलब n हो गया जो कि 14 है, मैंने 7 ले लिया था, सॉरी माय मिस्टेक। n नाइट्रोजन एटम था आपके पास 14 था, वहीं पे कहता है कि 7 मॉलिक्यूल्स है, तो 7 मॉलिक्यूल्स मतलब 7 टाइम्स H2 का मास 2, 7 दूनी 14, मैंने 7 ले लिया इसीलिए गलत कर दिया था मैंने, तो यही वाला ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। बाकी आप सही चेक कर लें भाई, 100% गलत आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। कहता है ये स्टूडेंट रिएक्ट्स कॉपर टर्निंग विथ कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके पास HNO3, तो ये क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा भाई, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ में आपके पास H2O भी देता है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा जाता है, he tests the gas given off with moist red and blue, moist red and blue litmus paper, ओके। अभी फटाफट देखिए, he tests the gas given off with moist red, मतलब जो गैस निकल रहा है वो थोड़ा सा moist red कलर का है। आपको पता होना चाहिए जो NO2 है उसका कलर भी लगभग ऐसा ही होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। तो moist red का मतलब यही कह रहा है कि इसका जो कलर है आपके पास रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और साथ में आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उससे हम टेस्ट करने वाले हैं। कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस दैट इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ द लिटमस पेपर। तो देखो इधर जो आपके पास मोइस्ट रेड कलर है ये वाला, वो कौन सा है, NO2 है, तो NO2 आपके पास कौन सा हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला सही, ये वाला 100% सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल कलर क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर है, NO2 है, वैसे भी डाइल्यूट HNO3 डाला है, एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा तो क्या होगा, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में, तो यहाँ पे वही लिखा होगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड नो चेंजेस रेड। अब जो अगर आपके पास एसिड होता है रेड वे के ऊपर वैसे भी कुछ इफेक्ट नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए अगले की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है विच एलिमेंट फॉर्म्स ए स्टेबल आयन विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गन। तो आर्गन स्टेबल है विथ एटॉमिक नंबर 18 एंड इट हैज आल्सो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हो जाएगा तब वो स्टेबल फॉर्म में आएगा। मैग्नीशियम लेगा देगा तब भी 12-10 पे अटका रहेगा, गलत। फ्लोरीन लेगा देगा तो 9-10 पे, गलत। क्लोरीन 17-18, एक एक्सेप्ट करता है तो 18, तो ये वाला बात बन जाएगी, ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। सोडियम 10-11 तो ये भी नहीं आएगा, तो क्लोरीन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि एक एक्सेप्ट करके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के पास पहुंच जाता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये सिंबल बता रखे हैं, कौन क्या है आपके पास। तो यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से ड्राइव कर लेते हैं। ये वाले कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये वाला ऑक्सीजन है, और फिर ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन है, फिर यहाँ 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 सभी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। बस आप इससे इसका नाम पूछा और आपसे, और कुछ नहीं। नाम समझ में आ रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH। OH मतलब अल्कोहल। तो इनमें से कौन सा अल्कोहल है, ये और ये होने का कोई चांस नहीं, पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो वैसे भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करना शुरू करोगे, खैर नंबर 1 पे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, ब्यूटेन, और अल्कोहल की वजह से ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलो अगला हो गया आपके पास, व्हेन ए कंपाउंड वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स द गैस रिलीज्ड at the anode made a glowing splinter rekindle the electrolyte that will not produce such observation at the anode is। अब इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाएगा वो, तो कभी भी जब आप रिएक्शन करवा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे होते हैं ना, तो उसमें वाटर डालते तब जाकर वो एक्वस के फॉर्म में होता है। और जब भी हम एक्वस वाटर डाल देते हैं तो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड चीजों की कोई जगह नहीं रह जाती, सारे क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट। तो जिसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो गलत हो जाएगा। एसिडिफाइड वाटर वो भी डाइल्यूटेड ही रहता है, डाइल्यूट वाला तो ये भी, कॉन्सेंट्रेटेड वाला गलत, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाला नहीं ले सकते, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन आपके पास वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट देखिए। 7 4 2 8 5 2 5 6 6 9 अपने डाउट को प्रॉपर भेजते रहे, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिलता रहेगा।
और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की जरूरत है उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगो 2 स्टेप ऑफ रिएक्शंस टू बिकम सैचुरेटेड। याद आया, ये चीज हमने आपको करवाया हुआ है, कन्वर्जन में करवाया हुआ है कि इससे इसमें और इससे इसमें हम कैसे कन्वर्ट करते थे। जैसे कि मेरे पास 2 स्टेप्स वाले हैं, तो ये देखो ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी सैचुरेटेड है तो ये भी नहीं हो सकता। सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो याद कीजिए, अगर अल्कीन है तो इसको हम हाइड्रोजिनेशन करा देते थे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकेल या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में, पाउडर के फॉर्म में लेते थे ये हमारे पास, ठीक है ना। चलो तो इनका रिएक्शन कराते थे तो सी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता, डबल बॉन्ड टूट जाता था और एक 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 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाते थे और यहाँ पे आपके पास जो भी लगे थे वो आपके पास लगे हुए रह जाएंगे। तो ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया ना, ये आपके पास एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ। वहीं पे अगर आप इस वाले की बात करते हैं तो एक बार डालेंगे तो एक ही बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि निकल डाल दिया मैंने तो एक ही बॉन्ड टूटा आपके पास, ये एक ही बॉन्ड टूटा आपके पास, आई बात समझ में। और एक 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 आपने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करा दिया तो एक स्टेप और कराना पड़ेगा, इसमें H2 डालना पड़ेगा, है ना। और निकल पैलेडियम को जो डाल दीजिए आपके पास तो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और H एक बार और लगा देंगे दोनों के पास और ये जो भी लगा था वो आपके पास एज इट इज। तो एक स्टेप और ये वाला एक स्टेप, तो इसमें आपके पास कितने लग गए, पूरे 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में आपके पास ये जो रिएक्शन है वो आपके पास कंप्लीटली कंप्लीट हुआ है। तो यही आपके पास इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ये, कुछ ज्यादा और नहीं है ना, एडिशन रिएक्शन के अंदर में आता है ये आपके पास। और ये सभी चीजें हमने आपको करवाया हुआ है और अच्छे से करवाया हुआ है, तो एक बार जाके प्लीज चेक कर लीजिए, आपको मजा सा आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।